अब फोर्स F इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स। अच्छा होमवर्क में दिया था, करके आए होंगे फिर। क्या रहा आंसर? चलो ठीक ठीक ठीक, जिनसे नहीं हुआ एक बार क्वेश्चन करवा दूं। चलो, तो आपको गिवन है बेटा F इज इक्वल टू क्या, A प्लस, देखो x आ रहा है इसमें, इसका मतलब वेरिएबल है, किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। ठीक है, तो यानी बच्चों वर्क क्या बोल सकते हैं, वर्क इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक की, तो इसने बताया इसका मोमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ है, x1 से 2 तक, x1 से 2, f की जगह रखा हमने a प्लस बी एक्स। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बेटा, बीच में प्लस है, सेपरेट कर दो सबसे पहले, x1 से x2 a डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन x1 से x2 डी एक्स। देन कांस्टेंट को उठा के बाहर रखो, कांस्टेंट को बाहर रखा बेटा हमने, तो क्या हो गया, x1 x2 a dx। अच्छा यहाँ पर वन बचता, वन को क्या मैं x के पावर 0 लिख सकता हूँ, एक ही बात है, प्लस यहाँ पर b बाहर गया, x1 x के पावर 1। अब इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, x का इंटीग्रेशन, x के पावर 0 का, x सिंपल आप फॉर्मूला लगाओ, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 कितना हो गया, ठीक है? तो a x, अच्छा x की लिमिट हम पुट कर देंगे अभी, x1 प्लस, ऐसे बेटा x का इंटीग्रेशन, वही फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n प्लस 1, x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर रख देते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2, और फिर हमें इसमें लिमिट रख देनी है x1 x2, लिमिट रख दो, देखो क्या बनता है। अच्छा ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, यहाँ बचा a x2 माइनस x1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर रखना होता है, प्लस b अपॉन 2, और क्या लिख सकते हैं बेटा, फिर से x2 स्क्वायर माइनस x1, अपर लिमिट माइनस, हो गया, यही है वर्क। ठीक है, थोड़ा सा अगर चाहो तो सॉल्व कर सकते, जैसे इसमें से x2 माइनस x1 कॉमन आ सकता, कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा a प्लस बी बाई 2। ये समझ आया ना कैसे लिया, a प्लस बी, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, दीवा, सॉरी, आ गया ना, आगे समझ नहीं हुआ था। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 2 मिनट ले लो।
अच्छा, डॉग सबसे कम सोते हैं कि नींद बहुत ज़्यादा पतली होती है, सब जानते हो, ऐसा क्यों? ये नहीं होता है। उनके पास ये पिनियल ग्लैंड होता ही नहीं है, तो कभी गहरी नींद में जा ही नहीं सकते। हमारे यहाँ पर होता है ना पिनियल ग्लैंड। ये पता है ना तिलक क्यों लगाते हैं यहाँ पर, मालूम है? नहीं मालूम? एक्चुअली हम हमारे पिनियल ग्लैंड को रिलैक्स करने के लिए, कभी कम नींद आए तो यहीं पे सर दर्द होता है, वो इसीलिए होता है, पिनियल ग्लैंड को रिलैक्स नहीं मिलता। तो उसको रिलैक्स करने के लिए चंदन एक्चुअली में लगाया जाता था, तिलक। चंदन जो प्योर चंदन होता है, क्योंकि वो कूलिंग इफेक्ट देता है। फिर धीरे धीरे लोगों ने पता नहीं को फिर लेड ऑक्साइड लगाना शुरू। हाँ, आप लेड ऑक्साइड लगाते हैं? वो सिंदूर लाल वाला लेड ऑक्साइड लगा रहे हैं। नींद नहीं, एक्चुअली ये चीज़ अगर आप इसको कंट्रोल में रखोगे ना, मतलब पिनियल ग्लैंड को, तो आपको बीपी कंट्रोल सिंपल है। आप इसको, वही मैंने एक तो चंदन बताया आपको वैसे नॉर्मल तरीका। बाकी सबसे बेस्ट योग सुना है आप लोगों ने, हम योगा के नाम पे एक्सेप्ट किया। अच्छा, ये जानते हो वुमेन्स में हार्ट अटैक सबसे कम होता है एज कम्पेयर टू मेल्स में? ऐसा क्यों? हाँ हाँ, क्या दिल नहीं होता? क्या बोला? नहीं मैंने। हाँ, बता सकते हो रीज़न? इसका भी रीज़न होता है। आपने ये देखा होगा कि चाहे वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जनरली वुमेन्स के बाल बड़े होते हैं, ये जानते हो क्यों? खाली दिमाग को बैलेंस रखने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आ, ये अच्छा है, आप इसको हेयर स्टाइल समझो या जो भी समझो, बट रियलिटी इसका इसके पीछे साइंस भी है। क्योंकि आपने देखा होगा एंशियंट इंडिया में से जो लड़के भी रखते थे, वो क्यों रखते थे? क्योंकि हमारे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल, और इससे आपको कभी बीपी हाई की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट इज वाई हार्ट अटैक के चांसेस सब, तो वुमेन्स में हार्ट अटैक सबसे कम होता है। कुछ, मैंने कहा ना कुछ, उसके लिए सिर्फ एक ही फैक्टर काम नहीं कर रहा ना, बहुत सारे फैक्टर्स काम। एक अच्छा फैक्टर ये। हाँ, उसकी तरफ देख रहे हो, अच्छा। चलो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, देखो क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल of mass 1 kg on a horizontal surface smooth surface is a function of time given by x equal to 1 by 3, x equal to 1 by 3. Find the work done by the external agent at t equal to 1 second. 1 second, ये हटा दो ना, हो गया ना सबका?
कर नहीं रहे, ट्राई करो करो। करवा दो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो कुछ खतरनाक चीज़ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन, कर सकते हो। चलो 10 सेकंड, फिर मैं करवा दूँ। बस एक छोटी खतरनाक चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। चलो टाइम अप, आ जाओ। देखो मुझे सबसे पहले बच्चों डिस्प्लेसमेंट का किसका फंक्शन दे रखा है, टाइम का। क्या हम इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? हाँ या ना, कैसे? सबसे पहले आप निकाल सकते हो डी एक्स बाई डी टी। ये क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 1/3 कांस्टेंट डी टी क्यूब बाय डी टी। और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? डी टी स्क्वायर। डी से 3 गुजर गया, तो मेरे पास पहली चीज बची डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। पर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए था, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? डी वी बाई डी टी करके, है ना। वेलोसिटी की जगह क्या रख सकते हो? टी स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टाइम, ये कितना आ जाएगा बच्चों? बोलो ये क्लियर। अब वर्क कैसे निकाल सकते हैं हम? वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। पर मेरे पास तो एक्सेलरेशन है और मास, पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, क्या एम है अपने पास 1, एक्सेलरेशन है मेरे पास बच्चों 2t, और dx। ये क्या हो गया? t का इंटीग्रेशन x के, t का इंटीग्रेशन x के। अब क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं? कैसे बाहर ले ले बेटा, dx है। देखो या तो आप लोग देखो, इसको रिप्लेस करो यहाँ। देखो ये एक्चुअली में t की वैल्यू चाहिए, यहाँ से रिप्लेस करो। कैसे रिप्लेस करोगे बेटा? dx इक्वल टू टी क्यूब होगा, जो t रिप्लेस करना ना, हाँ। तो डी एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी। इसको यहाँ रख दो, ठीक है, इसको पुट कर देते हैं। तो 1 तो खत्म ही होगा, किसी से मल्टीप्लाई करो। 2 कांस्टेंट बाहर रखा मैंने, और बेटा यहाँ से 3 की पावर 1/3 निकला, वो भी मैंने बाहर रख दिया। अब अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ टी। टी की जगह क्या आ गया मेरे पास? एक्स की पावर 1/3 डी एक्स। अब इसको सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बस कुछ नहीं किया मैंने, फोर्स को रख दिया बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है देखो, 1, एक्सेलरेशन यहाँ रखते। दूसरी बात, यहाँ पर प्रॉब्लम थी टी भी वेरिएबल था, एक्स में, तो टी को रिप्लेस करना था। तो एक और तरीका है मेरे पास ना दूसरा। कैसे? क्या लेट करो, क्या assume करो? ऐसे थोड़ी, दोनों अलग अलग रिलेशन दे रखा है दोनों का, एक्स इज 1/3 टी। इस तरीके से करने के बाद एक प्रॉब्लम आई, बाद में बताऊँ सॉल्व।
10। देखो लास्ट टाइम मुझे टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड पुट, और ये तो एक्स की वैल्यू फॉर्म में सॉल्व कर दिया, कहाँ से लाइफ पर पुट करने के लिए? फाइनली इससे आंसर नहीं निकल पा रहा। निकाल सकते हो, एक तरीका है आपके पास कि भैया परेशान होगे, बेटर है एक तरीका। देखो क्या, मैं एक काम और भी तो कर सकता था यहाँ पर, ये वाला स्टेप हटा दूँ, नीचे वाला लास्ट वाला। एक मेथड और था कि हम यहाँ पर dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। बोलो हाँ यार, ध्यान से देखो, कहीं पर dx/dt की वैल्यू निकाली यहाँ पर, ये रही t² पुट कर सकते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट कर दो। देखो कांस्टेंट बाहर रख दिया मैंने 2, अंदर पहले से एक t था, और dx/dt की वैल्यू क्या थी, पर क्या हो जाएगा ये, t³ t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0। ये पूछा क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, t⁴/4, ये गया 2 टाइम्स, लिमिट पुट करेंगे हम, क्या बचेगा मेरे पास फाइनली, 1⁴ डिवाइडेड बाई 2, 1⁴ डिवाइडेड बाई, दैट इज देयर। थोड़ा सा पहली बार कुछ अच्छा क्वेश्चन आया। आसान सा, जो वाला आसान है जो आप बोल रहे हो गया, छाप लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने डायग्राम बना रखा है, बोर्ड पे से चलो। हाँ तो बेटा क्वेश्चन लिखो, अ चेन ऑफ लेंथ l एंड मास m, कैपिटल M दिया हुआ है ना, मास m is held on a frictionless table its L/nth दिया L/nth length is hanging over the edge L/nth length hanging over the edge. Calculate the work done in pulling the chain slowly against the gravity. टाइम दिया सोचने, 30 सेकंड। क्वेश्चन समझो कहना क्या चाहता हो, फिर बात करें।
हो गया? सोच लिया सबने? मैं करवाऊँ अब शुरू? शुरू। देखो यहाँ पर एक पंगा हो रहा है बच्चों, ये पंगा आपको थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। इसने क्या कहा कि हम इस चेन को ऊपर खींच रहे हैं, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट। एक्चुअली में आप इसको ऐसे समझो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी चला रहा है वो। मतलब कितना फोर्स लगा रहा होगा, जितना एम जी मतलब एम जी नीचे खींच रहा होगा उतना ही। ये तो क्लियर, मतलब फोर्स तो वही लगने वाला है जो एम जी का। पर जैसे जैसे हम इसको खींचते जा रहे हैं वैसे वैसे मास कम होता जा रहा है, यानी कि एम जी भी वैसे वैसे कम हो रहा है। जो नीचे सस्पेंडेड मास है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और वो जैसे जैसे कम होता जा रहा है बेटा, वैसे वैसे फोर्स भी कम करना पड़ेगा। मतलब आपको पहली बात क्लियर होगी कि कैसा होने वाला है, वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरी कर रहा है फोर्स, किसके फॉर्म में वेरी कर रहा है बेटा, सोच के बताओ, किसके फॉर्म में वेरी कर रहा है? किसके फॉर्म में? जी तो कांस्टेंट। देखो जैसे जैसे लेंथ नहीं, जैसे जैसे लेंथ कम हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, फोर्स भी कम करना पड़ रहा है, यानी लेंथ के फॉर्म में वेरी कर रहा है। बस अब फोर्स की इक्वेशन लेंथ के फॉर्म में बनानी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन, तो ये पहली बार है आप लोगों का, इसलिए मैं ज़्यादा, फिर धीरे धीरे इसको आप खुद भी समझने लग जाओगे। और हाँ, मैं गारंटी देता हूँ अभी समझ में आ जाएगा, आधे घंटे बाद। ठीक है, ये भी सच है, क्योंकि इसको बहुत प्रैक्टिस है, तभी सिखा। तो बच्चों सबसे पहले मान लेते हैं इसका अपन को मास गिवन था कितना, टोटल मास m, और टोटल लेंथ क्या गिवन थी। तो अगर मैं मास पर यूनिट लेंथ को एक टर्म का नाम दूं लैम, ठीक है, लैम्डा का मतलब होता है लीनियर मास डेंस। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हो, वॉल्यूम डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया बोले, और ऐसे लेंथ डेंसिटी निकाल। क्लियर? अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर थोड़े से डिस्टेंस दूर, यहाँ पर मान लिया बेटा कि एक स्ट्रिप कट किया है जिसकी डिस्टेंस लेंथ है, और यहाँ से ऊपर से इसकी हाइट है y। y डिस्टेंस दूर एक छोटा सा पार्ट कट किया है जिसको क्या बोला हमने, dy। बोले ये बात समझ आई? क्लियर? बताओ उस dy के लिए कितना काम कर रहा है, कितना मास उसके ऊपर रखा हुआ है, हाँ या ना? उसके ऊपर कितना मास रखा होगा? अगर मैं बोलूँ 1 मीटर लेंथ के लिए, 1 मीटर लेंथ के कितना मास होगा? क्या मैं डायरेक्ट ये लीनियर मास डेंसिटी, तो एल लेंथ के लिए m, 1 मीटर के लिए 1 लैम्डा, 2 मीटर के लिए कितना, 2 लैम्डा, 5 मीटर के लिए। इज इट क्लियर? ये समझ आया? तो वाई लेंथ के लिए कितना मास आ गया हमारे पास, 5 लैम्डा। क्लियर? तो अब बताओ वर्क को क्या मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस ले रहा हूँ क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, उसने ग्रेविटी का वर्क ही तो पूछा, ग्रेविटी फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल कितना 180। क्या माइनस लगाएंगे, माइनस लगा, कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट हो रहा है। तो बच्चों पूरी लेंथ कितनी की बन थी, L/N, और कहाँ पर जाके रुकने वाले हैं, जब वो जीरो हो जाए, पूरा लेंथ ऊपर चला जाए, आया ना? और अंदर फोर्स क्या लिख सकते हो आप, अच्छा ये तो निकाला है, क्या बोलते हैं, मास निकाला है, ये तो मास है ना बाई लेंथ का। फोर्स कैसे निकाल सकते हैं बेटा, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी होता है, यही तो मास निकाला है बाई लेंथ का। तो y क्या हो जाएगा, ये y इंटू लैम्डा इंटू, पुट कर दे वहां पर, मैंने फोर्स, चलो मैं पहले से लिख देता हूँ, एफ डी वाई। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बात होगा, इतना बोरिंग टॉपिक लग रहा है ये? फोर्स की वैल्यू रख दो बेटा, क्या है, वाई लैम्डा जी डी वाई, एल बाई एन से लेकर जी, और बाहर है माइनस। अब कुछ नहीं, कहानी खत्म, जो जो कांस्टेंट है बाहर फेंको, माइनस का लैम्डा बाहर, अंदर बेटा वाई एल बाई एन। बताओ इंटीग्रेशन जल्दी, वाई का क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा इसका, है ना? तो वाई स्क्वायर बाई टू, और
अपर लिमिट माइनस, चलो पहले मैं लिख देता हूँ एल बाई एन माइनस, अब क्या फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कांस्टेंट को बाहर रख दूं तो माइनस लेमडा जी बाई टू, अपर लिमिट कितना है बेटा इसका 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, लिख सकते हैं हाँ या ना। देखो माइनस 0 भी तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, तो मैं इसको आगे लिख दूं, वर्क इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया लैम्डा जी बाई टू एल स्क्वायर बाय, लेकिन बेटा जो वेरिएबल्स हमें क्वेश्चन हमें उस फॉर्म में आंसर देना होता है, लैम्डा मुझे क्वेश्चन में दे रखा था, नहीं इसको हटाना पड़ेगा, मुझे दे रखा था मास, यहाँ से रख सकते हैं एम बाई एल वापस उसको लैम्डा को, तो मैंने एम बाई एल ई बाई टू एल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर रख दिया, एक एल से एक एल गुजर गया, फाइनली मेरे पास बचा आंसर एम जी बाई टू एल बाई एन स्क्वायर, ये मेरा हो गया नेटवर्क। आई बात समझ, मेथड एक बार क्लिक, मैंने अभी भी बोला तुम्हें लगेगा बड़ा, धीरे धीरे आदत पड़ जाए, ठीक है अभी थोड़ा सा तो कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं आया हो बिल्कुल ही, ये बात क्लियर नहीं हुई कि अपन जैसे जैसे ऊपर खींचते जा रहे हैं वैसे वैसे वाई कम, वाई की वैल्यू कम हो, ये क्लियर हो रहा है, और वाई जैसे जैसे कम होगा सस्पेंडेड मास भी कम, ये नीचे अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसको छोड़ देता, फ्रिक्शन तो है नहीं, छोड़ देता तो क्या ये नीचे नहीं गिर जाता, क्यों नीचे गिर रहा था, ग्रेविटी किस पे लग रही थी, पूरे चेन को नहीं खींच रही थी ग्रेविटी, सिर्फ जो सस्पेंडेड पार्ट था उसे खींच रही थी, अब मैंने इसको ऊपर खींचना शुरू किया धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं ऊपर खींचता जा रहा हूँ क्या सस्पेंडेड मास कम होता जाएगा, यस, और जैसे जैसे सस्पेंडेड मास कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स लगाना मुझे भी कम करना पड़ेगा, सस्पेंडेड मास कम होगा तो एमजी भी कम लगेगा नीचे, तो मुझे धीरे धीरे फोर्स लगाना कम करना पड़ेगा हाँ या ना, और जैसे जैसे मैं फोर्स कम लगाऊंगा बेटा इसका मतलब फोर्स क्या हो गया वेरिएबल है, किसकी फॉर्म में, लेंथ की फॉर्म में, जैसे जैसे लेंथ कम होती जा रही है वैसे वैसे मेरे को, हाँ या ना, तो मैंने एक काम किया, मैंने निकाला डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू एम, मैंने बोला कि पूरे का मास यूनिफॉर्म है, तो अगर देखो मैं मास डेंसिटी निकालता हूँ उसका फायदा क्या है, 1 मीटर लेंथ के लिए अब मैं मास बताना चाहूँ मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ क्या होगा लैम्डा के जी, 2 मीटर के लिए वो लैम्डा के जी, अगर मैं बोलूँ वाई मीटर लेंथ के लिए चाहिए हो तो वाई लैम्डा के जी, क्लियर, तो बेटा अब अगर मेरे पास मास मिल गया, इसको मैं और अच्छे से बता देता हूँ, मास ऑफ वाई लेंथ, ठीक है, तो बताओ मेरे को मास मिल चुका है वाई लेंथ के लिए, क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूँ ग्रेविटी को, क्या लग रहा होगा मास इंटू जी तो लग रहा होगा, तो बेटा मास इंटू निकाल लिया मैंने, फोर्स मिल गया, अब तो बस कुछ नहीं किया फॉर्मूला ही तो मैंने सेफ हुआ, इसके बाद तो मैं जो वेरिएबल फोर्स में अब तक करते हुए आ रहा था वही, इतना सा गेम था, आपको जो अभी नया समझ, समझ आई बात, डन, नोट करो। अच्छा इसको सॉल्व करने का एक और मेथड होता है, लेकिन वो अभी आप लोगों को शायद ही समझ, पर मैं समझा, पर वो हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, वेरिएबल वाले में सिर्फ इसी में लग रहा है, हर किसी में
हो गया। मैं बहुत ज़्यादा स्लोली पिकअप कर रहा हूँ इस चैप्टर को। सिर्फ कल मैंने 9th क्लास की चीज़ बताई थी लास्ट क्लास, आज थोड़ा सा 11th बताया। धीरे पिकअप करते हैं। Done? तो बेटा इसका अल्टरनेट मेथड भी देख लेते हैं एक। पर ये याद रखना, ये अल्टरनेट मेथड हर जगह नहीं लगा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं लगा सकते हो जहां पर ये यूनिफॉर्म लेंथ, मतलब वो दे रखा है मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि हर लेंथ के लिए मास यूनिफॉर्म है। ये चेन ऐसी नहीं होनी, ऐसी चेन नहीं होनी चाहिए जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है मास भी बढ़ रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए ऐसा है। ये वाले क्वेश्चन से और मजा आता है। हाँ। कौन सा? हाँ, जो मैं अब बताऊंगा, अब बताने वाला हूँ मैं। चलो देखो, सबसे पहले मुझे, अच्छा मैं डायग्राम फिर से पूरा नहीं बनाता, सिर्फ ये सस्पेंडेड मास बना। तो बेटा ये बताओ, इस सस्पेंडेड मास का लेंथ मुझे क्या दे रखा है? एल बाय एन। बताओ इस मास का सेंटर कहाँ? उस लेंथ को क्या बोलेंगे? कितनी वैल्यू रखूँ मैं उसकी? आईक्यू यूज करो। ये लेंथ पूरी एल बाई एन है, इसका हाफ कितना होगा? एल बाई टू एन। एल बाई टू एन इज द सेंटर ऑफ मास। और मैंने जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया था तब मैंने बोला था सारे फोर्सेस कहाँ लगते हैं? सेंटर ऑफ मास पे। आया ना? तो ये बताओ, ये सस्पेंडेड वैल्यू की मास कितनी है? पूरे लेंथ की मास थी कैपिटल एम, सस्पेंडेड की कितनी बचेगी? एन टाइम्स कम हो जाएगा। समझो कैसे। एल लेंथ के लिए मास कैपिटल एम, तो एल बाई एन के लिए कितना हो जाएगा बच्चों? एम बाई एन। यस और नो? एन टाइम हाफ, एन टाइम कर दिया। जैसे मैं इसी को बोलता हाफ के लिए कितना होता है? एम बाई टू। वन फोर्थ के लिए कितना? बाई फोर। एल बाई एन के लिए कितना होता है? एम बाई एन। क्लियर? तो ये तो हो गया बेटा मेरे पास मास। क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूँ? एफ इज इक्वल टू क्या होगा? एम बाई एन, ये मास है, इंटू जी लिख सकता हूँ। क्लियर? ये तो। अब बच्चों मुझे इसको कितना डिस्प्लेस करना है, ऊपर लेके जाना है कितना? वो तक तो खत्म कर देना, मतलब एक्चुअली में ये लेंथ को ही तो ऊपर खींच रहा है अपन। पर ध्यान रखना, अब मुझे वो नहीं सोचना है, अब मुझे सोचना है सिर्फ सेंटर ऑफ मास को कितना लेकर जाना। सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जाएगा? सिर्फ एल बाई टू एन। ये हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एस इज इक्वल टू एल बाई टू एन। वर्क निकाल दो, कितना आ जाएगा बच्चों? एम बाई एन इंटू जी इंटू एल बाई टू एन। शक्ल मिलाते हैं थोड़ी सी बगल वाले से। एम जी एल बाई टू एन, क्या यही आ रहा था? ठीक है। पर इसमें केस क्या है? सेंटर ऑफ मास को ध्यान रखना, हम एक पॉइंट अज्यूम करें कि ये पॉइंट कितना ऊपर जाएगा, तो भाई एल बाई टू एन ही तो जाएगा ऊपर। सेंटर ऑफ मास को यहीं से तो उठा के लेके जाओगे यहाँ तक। तो ये सिर्फ तब लग सकता है जब यूनिफॉर्मली मास हो, और सिर्फ आप सेंटर ऑफ मास को अज्यूम करें। क्लियर? डन? पक्का? हाँ। ये पूरा जो भी अपन ने किया ना, ये सब सिर्फ तभी कर सकते हो जब ये फोर्सेस जो भी लगते हैं सेंटर ऑफ मास पे एप्लीकेबल होता है। मैंने ये तो बताया था आपको वर्क एनर्जी पावर में, कि आप एक पॉइंट अज्यूम करके भी डायग्राम बना सकते हो।
ये वाला मेथड बड़ी जल्दी। इंटीग्रेशन चिंता मत करो, इंटीग्रेशन तो अच्छे से आ जाएगा, तो थोड़ा टाइम वेट। एक बार मैं उस चैप्टर पे गया, एक तो इम्पल्स में थोड़ा बहुत आएगा, फिर उसमें सेंटर ऑफ मास, सारे क्वेश्चन ही इंटीग्रेशन के, और कुछ आएगा ही नहीं, भर भर के इंटीग्रेशन। कब तक भागोगे? और मैथ्स वाले तो भाग भी नहीं सकते, उनके तो 1 महीने का चैप्टर है मैथ्स में, इंटीग्रेशन पूरे 1 महीने पढ़ना पड़ता है। हो गया? चलो अब लिखो। अच्छा, वर्क के क्वेश्चंस हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं वर्क के, ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चन, मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। देखो क्या लिखो, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्क, हाँ टॉपिक, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्क। तो वर्क निकालने के लिए आपको हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दिया जाएगा, और बहुत डिफिकल्ट होगा। दो टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, जैसे मान लो बेटा ये फोर्स एक्सिस पे ग्राफ हो सकता है, ऊपर बना दे ऐसा कुछ भी, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, या फिर पॉसिबल है वो टाइप का ग्राफ क्या दे, नीचे बना दे डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कुछ बना। तो ये एग्जांपल होता है बेटा पॉजिटिव वर्क, ये एग्जांपल होता है नेगेटिव। वैसे इसमें देखो और भी कहानियां होती हैं, पर चलो, लेकिन कब? जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, इसमें भी क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। मैं फालतू की बात बता रहा हूँ, अभी प्रूव करके बता दूँ मतलब की चीज। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा हो तो ये एग्जांपल हो जाएगा नेगेटिव वर्क का, और ये हो जाएगा पॉजिटिव वर्क। समझो क्या फालतू की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। फोर्स पॉजिटिव है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। फोर्स नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया क्या होगा? अगर वही डिस्प्लेसमेंट उल्टा होता, डिक्रीज हो रहा था डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या बोलते हैं? ये नेगेटिव जा रहा है, फोर्स कैसा है? पॉजिटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव, सेम अगेन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है, फोर्स भी नेगेटिव में, पॉजिटिव। क्लियर हुआ? ये फालतू की बात बता रहा हूँ। क्लियर? वर्क निकालेंगे कैसे, कैसे निकाल सकते हैं, है कोई आइडिया? बस कुछ नहीं करना, एरिया फाइंड हो गया, एरिया अंडर द कर्व। अब ये एरिया, इसका एरिया देख के घबराओ मत, ग्राफ वो ऐसा देगा जो इसका निकाल सको, ठीक है। मैंने एक रैंडमली एग्जाम्पल, बताओ कैसे निकालते हैं इसका एरिया। इसका नहीं, इसका एरिया निकालने का एक मेथड होता है, अब सिलेबस से हट गया इसलिए बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। बैंड बच जाती है वो एरिया समझने में। इसको छोटे छोटे से स्ट्रिप में काटते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रिप, ठीक है। हाँ, छोटे छोटे स्ट्रिप में इनफाइनाइट स्ट्रिप काटते हैं, सारे लगभग रेक्टेंगल जैसे दिखते हैं। फिर एक एक को सॉल्व करके निकालना पड़ता है, और उसी मेथड को हम फाइनली क्या नाम देते हैं? इंटीग्रेशन। सबको निकालना पड़ता था, उसी मेथड का शॉर्टकट बोला जाता है इंटीग्रेशन। वो जो इंटीग्रेशन पढ़ते हो ना, शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्टकट पढ़ रहे हो वो। तो इसको अगर मैं सोचो एक छोटे से क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व करूँ, तो एक पेज का सॉल्यूशन है, सिर्फ एक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं निकलवाऊँ उससे, एक पेज का सॉल्यूशन आए कम से कम। पर अगेन सिलेबस से हट गया इसलिए मैं बहस नहीं कर, ठीक है। बात समझ आई? तो बेटा अपन वर्क कैसे निकालेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से? एरिया ऑफ द कर्व इज नोन एज वर्क डन फॉर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी क्लियर हो गई। चलो एक आध छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, वैसे तो मुझे करवाने भी नहीं चाहिए, पर चलो। नहीं नहीं, करवा दे तो।
ये इसलिए नहीं करवाना चाहिए क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को खूब कैलकुलेट करवाया, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सब कैलकुलेट करवाया था ना ग्राफ में। सेम उसी तरीके से तो निकालोगे, कुछ नया थोड़ी। ये लो देखो बना के देता हूँ, समझने के लिए बनाना हो तो बना लो, नहीं बना मत बनाओ, कौन परेशान, क्यों परेशान हो। आपको अगर याद रह जाए, अपनी मेमोरी पे इतना भरोसा है, बस बाद में मुझ पर इल्ज़ाम मत लगा देना सर आपने तो कभी बताया। मेरी तरफ से दे। हाँ बेटा सॉल्व करूँ। देखो अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्मार्टली डी, अब एक बार तो सीख चुके हो, पेपर में जब भी क्वेश्चन आए कोशिश करो इसी पे सॉल्व करके खत्म। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की लेंथ कितनी, देखो 2, हाइट कितनी 10, 2 10 जा 20, और उसका हाफ करना है मुझे, ट्राइंगल का एरिया ना कितना हो गया 10, प्लस का है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, ऊपर है ग्राफ, प्लस का 10, ग्राफ ऊपर था ना, ये तो ऊपर था पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा था। नेक्स्ट इसके लिए निकालो, देखो फिर से 2, हाइट है 10, एरिया बताओ, एक बार के लिए मैं बता देता हूँ फिर भी, हाफ इंटू बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 10, 2 से 2 गुजर गया, कितना बचा बच्चों 10, अगेन ये भी पॉजिटिव है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। हो गया, के लिए निकालो, देखो बेस फिर से कितना 2, हाइट कितनी 10, हाइट 10, वो तो बाद में अपन नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड कर लें, हाइट 10, तो बेटा फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 10 आएगा, लेकिन देखो फोर्स नेगेटिव में जा रहा है, क्या लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट वन, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल की हाइट कितनी 10, लेंथ कितनी 2, एरिया कितना हुआ 20, प्लस का या माइनस का, सबको जोड़ दो अब जितने भी नंबर लिखे, 20 माइनस 20 0, क्या बचा -20, -10 आंसर, ठीक है। अब अगर आपकी इच्छा हो तो ऐसे नाम लिख के ABCD, लेट ट्राइंगल ABCD हैज अ बेस दिस, कर लेना सॉल्व, ठीक है, बचपन में जैसे करते थे, मेंसुरेशन बोलते थे ना, क्या बोलते थे, चैप्टर होता, ठीक है। एरिया एरिया निकालते रहते थे, ट्रेपीजियम का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, हाँ पहले ये प्रूव करना है ट्राइंगल भी है कि नहीं। अच्छा और थोड़ा सा और स्मार्टली प्ले करते, तो मैं ये पूरा सॉल्व भी नहीं करता, मैं इसको ऐसे देख लेता कि बेस की हाइट कितनी, बेस की लेंथ कितनी है 4, हाइट कितनी है 10, डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो, पूरा भी तो एक ट्राइंगल ही है, हाफ इंटू बेस हाइट, आप ऐसे भी नहीं। चलो अब एक एक करके कैटेगरी वाइज पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग, जैसे मैंने वहाँ पर NLM में फोर्सेस बताए थे आपको, सब फोर्सेस से लगने वाला वर्क एक एक करके कैटेगरी सी, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया, फोर्स वेरिएबल फोर्स से कब वर्क होगा, कांस्टेंट फोर्स से कब होगा, एंगल्स का गेम क्या है, ये समझ में आ गया, तो अब आगे का खेल समझ, ये क्लियर है सबको, चलें आगे। अब लिखो वर्क डन बाय द डिफरेंट फोर्सेस, अब सबका एक एक करके वर्क डन निकालेंगे। पहला लिखो वर्क डन बाय द ग्रेविटी,
एक एक करके पढ़ेंगे तो सबसे पहला वर्क डन बाय ग्रेविटी। हाँ हाँ, ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, क्या रहेगा। चलो, इसमें बच्चों मैं एक एग्जांपल बनाकर देता हूँ आपको, उस एग्जांपल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बच्चों ऑनलाइन में तीनों को आ रहा है समझ में? तो नहीं गए बाकी के दो? आवाज नहीं आ रही? जिज्ञासा और तनुश्री बेटा आवाज नहीं आई मुझे। आप नहीं बोलो। बेटा उसके डाउट से डिस्कशन करूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, एक दो दिन में मैं करूंगा, एक बार सबके मार्क्स आ जाए, ठीक है, फिर मैं उसका प्रॉपर डिस्कशन करूंगा। मतलब मैं आप लोगों को टाइम दे दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या नाम से टेस्ट अटेम्प्ट भी नहीं किया, तो वो लोग एटलीस्ट अपने पास तो पेपर अटेम्प्ट करके डाउट पूछें, तो उनको भी पेपर देना है। आप लोगों में सबने दिया ना टेस्ट? आप लोगों में थोड़ी, हाँ नहीं बोल रहे, दे दिया ना आप लोगों ने? यही है तो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। तो बच्चों मेरे पास देखो, मैं एक एक करके केस ले रहा हूँ। पहला केस, एक ब्लॉक, मतलब ये सारे ब्लॉक जितने भी देने वाला, सबके मास एम मास है, और सबको यहाँ से उठाकर मैं यहाँ तक लेके जा रहा हूँ अलग अलग तरीके से। पहले को सीधा उठाकर लेके चले गए, मैं सिर्फ इसका पाथ दिखा देता हूँ आपको, ये ऐसे लेकर। अच्छा, ये टोटल हाइट कितनी है इन दोनों के बीच में? हाइट है, ठीक है, एच हाइट है। दूसरे ब्लॉक को हम लोग लेकर गए यहाँ से, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पर जाकर 10 मिनट का रेस्ट दिया, फिर लेकर गए, फिर 10 मिनट का रेस्ट दिया, फिर लेकर गए यहाँ तक पहुँचा दिया। दूसरा केस समझ आया? फर्स्ट केस में डायरेक्ट उठा के लेके गए, सेकंड केस में 10-10 मिनट का रेस्ट देकर। थर्ड केस में यहाँ से उठाया, ऐसे लेकर गए, फिर यहाँ से उठाया, ऐसे लेकर गए, फिर यहाँ से उठाया, ऐसे लेकर गए। चलो पहुँचा ही देते हैं ऊपर। फिर यहाँ से उठाया, ये सारी हाइट जो थी बेटा, ये H1, H2, H3, H4, ठीक है। ये कुछ केस हुए, ये थर्ड केस हुआ। चौथे केस में मैं इसको यहाँ से उठाया और ऐसे 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 एक पांचवा केस भी बना रहा हूँ मैं इसके आगे। इस बार इस ब्लॉक को ऐसे लेकर गए एक एंगल थीटा पर, ठीक। केस 1, 2, 5, हम इन सब केसेस को एक एक करके डिस्कस। अच्छा शॉर्टकट बता दूं या डिस्कस करूं पूरा? बोलो, डिस्कस करूं। ये बताओ, इस ब्लॉक, सभी ब्लॉक का मास m है, तो पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट में m मास के ब्लॉक को फोर्स कितना लग रहा होगा बेटा इस पे? mg, यस और नो? डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, यहाँ तक का। ये डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है मैंने, h, और एंगल क्या होगा 180 माइनस, तो वर्क इज इक्वल टू केस वन में mgh। क्लियर? सेकंड केस में, अच्छा इसमें भी हाइट का वैल्यूज दे देता हूँ, h1, ठीक है। मैं सिर्फ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहा हूँ, अपने टॉपिक ये। केस सेकंड, फर्स्ट केस सबको आगे समझ में?
बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी कुछ ना कुछ तो वर्क कर रही है उसको रोकने के लिए। अगर ग्रेविटी नहीं कुछ कर रही होती तो मैं ऐसे फूक मारता और ऊपर चला जाता, रुकता ही नहीं कभी। ग्रेविटी एक वर्क कर रही है उसको रोकने के लिए, अगेंस्ट में करी थी इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, आई बात समझ। सेकंड केस में बेटा ये बताओ यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना वर्क, mgh1, सेम तरीका, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ, W इज इक्वल टू माइनस mgh1 माइनस mgh2 माइनस mgh3, यही होगा टोटल वर्क डन। देखो सब में से mg और माइनस कॉमन आ गया, ये तीन केसेस के अलग अलग वर्क निकाले, सबको जोड़ दिया क्योंकि मुझे टोटल वर्क चाहिए। ठीक है, mg कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, h1 प्लस h2 प्लस h3, h1 प्लस h2, कोई दिक्कत। अब जरा फिर से सोच के बताओ, क्या ये h1 प्लस h2 प्लस h3 h के बराबर नहीं है? कितना आया, बोलो डन। थर्ड केस पे चलें, थर्ड केस पे। अच्छा मैं इन डिस्टेंसेस को एक बार के लिए x1 x2 x3 वर्ड दे देता हूँ, है ना, जो इधर की तरफ शिफ्ट किया था। ठीक है, तो केस 3, तो बोलो वर्क कितना हो जाएगा। पहले तो h1 वाले सारे लिख दो, h वाले, तो सबसे पहले तो h वाले लिख देता हूँ, माइनस mgh1 माइनस mgh2 माइनस mgh3 माइनस mgh4, प्लस x वाले भी लिख दूँ, x में कितना वर्क किया होगा, दिमाग दौड़ाओ। फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस तरफ, एंगल कितना 90 डिग्री, क्लियर हुआ। इस तरफ मोमेंट से कोई वर्क ही नहीं हुआ ग्रेविटी का, आया ना। तो यानी फिर से सारे H1 H2 H3 को जोड़ दो, H4 को, फाइनल सम कितना निकलेगा। अब मैं कंक्लूजन पे क्या, चलो वो भी कर लेते हैं फिर कंक्लूजन। बच्चों ये बताओ, मैं केस 5 कर रहा हूँ पहले, है ना, ये केस 3 हो गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये बात समझ आई क्यों, मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि mg इस तरफ वर्क कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट x वाला इस तरफ, एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, तो वर्क डन x की वजह से जीरो, चाहे x1 हो x2 हो। ठीक, इसके बाद मैं पहले केस 5 कर रहा हूँ, केस 5, केस 5 में बेटा क्या है, ये ब्लॉक कैसे जा रहा है, एक एंगल थीटा पे जा रहा है। ठीक है, थीटा पे जा रहा है, तो मान लो एक सिचुएशन पे यहाँ पर मैं एक जगह इमेजिन कर लेता हूँ, ये मास ऐसा था, इधर लग रहा होगा mg, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, इधर वाला फोर्स क्या होगा बेटा, mg साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में चाहिए। अब मुझे ये बताओ, ये वाली हाइट हाइपोटेनियस की तरह काम करेगी h, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या? कैसे, यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली हाइट तो h है, गिवन है मुझे, ये एंगल थीटा दे रखा है, तो बताओ अगर मैं इसको एक मिनट के लिए नाम दूँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, ए बी, तो क्या मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस h अपॉन ए बी को साइन थीटा बोल सकता हूँ, हाँ कि ना। तो यहाँ से मुझे क्या ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, क्या होगा बेटा, साइन थीटा अपॉन h, एग्री, h बाय साइन थीटा, सॉरी इट्स h बाय साइन, ये बी की वैल्यू मिल गई। अब बताओ मुझे क्या सॉल्व करना है, वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, देखो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है ना, तो माइनस फोर्स कितना, एम जी साइन थीटा इंटू एच बाय साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा गुजर गया, क्या बचा, माइनस है। मतलब अब कॉन्क्लूजन पे आ रहा हूँ मैं, फोर्थ केस करवा ही नहीं रहा, कॉन्क्लूजन पे आता हूँ। वैसे आंसर आप लोग ही बता दोगे, क्या आएगा आंसर, माइनस एम जी है। मतलब ग्रेविटी के वर्क को किसी चीज से लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना है, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रही थी उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बात खत्म। मुझे इसके अलावा एक भी शब्द से मतलब नहीं है। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं एक पार्टिकल ऐसा यहां से लेकर यहां तक आके गिर रहा है और इसका रेडियस है r,
तो ये बताओ mg ने कितना वर्क किया होगा। सिंपली देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी, तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस है। तो सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना चेंज हुआ है, हाँ या ना, चाहे वो कैसे भी पाथ से। क्लियर हुआ, ये नोट कर, ठीक है। फोर्थ केस अपने हिसाब से बना लेना, इसमें डायरेक्ट आंसर लिख देना, वैसे निकलता है इंटीग्रेशन से ये, पर यहाँ पर मैंने एक परफेक्ट कर्व नहीं दिया तो आप समझ नहीं पाओगे। हम
हो गया, छाप लिया सबने? चलो तो एक थोड़ा सा मैं आसान सा क्वेश्चन, वैसे तो पूछना क्या, आपके सामने ही बना हुआ है, लेकिन चलो मैं एक बार किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। दो बॉडीज हैं बेटा, एक बॉडी को ऐसे 37 डिग्री के एंगल पे यहाँ से रिलीज किया, मास या 10 kg, ठीक है, और इसकी हाइट h गिवन, एक को तो ऐसे छोड़ा और दूसरे को यहाँ सेम हाइट से, दोनों ग्राउंड पे आए, ठीक है, ये तो ऐसे आया, तो रेशो ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अब डायरेक्ट आप लोग आंसर दे पा रहे हो, वरना सोचना पड़ेगा। तो अगर बस ध्यान रखना, वर्ड में वर्ड पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला है, ग्रेविटी, ठीक है ना, ड्यू टू ग्रेविटी, तो 1:1। क्यों? क्योंकि दोनों ने सेम हाइट कवर की है टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, सेम हाइट कवर की, तो सेम, पहले क्या बोलोगे, 1:। नोट करो ये क्वेश्चन। क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक, क्या हुआ, ये कह रहा हूँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक डाल देते हैं और इसको यहीं छोड़, टॉपिक लिखो, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय द पेयर ऑफ इंटरेक्टिंग फोर्सेस, वर्क डन बाय द पेयर ऑफ इंटरेक्टिंग फोर्सेस, इंटरेक्टिंग, लाइक मैं बात करूँ ग्रेविटी, मैं अर्थ की ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ग्रेविटी, दो मास बॉडीज को एक तरफ खींचते हैं, जैसे अर्थ और सन के बीच, है ना, तो वैसे फोर्सेस, या मैग्नेट के बीच दो लगने वाले, या दो चार्जेस के, ऐसे फोर्सेस के बारे में अपन वर्क डन निकालना चाह रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको यहीं पर टॉपिक को रिलीज़ कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, थोड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वो कैसा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, देखो 99% केसेस में हमेशा नॉर्मल ऐसे ही लग रहा होगा, कॉन्टेक्ट के अपोजिट, मैं 99% केसेस के बता दूँ, डिस्प्लेसमेंट या तो इधर या इधर, तो हमेशा एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री, मतलब वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन क्या, ज़रूरी तो नहीं है कि ये बॉडी इधर ही इधर चले, ऊपर भी तो जा सकती है, जैसे ही ऊपर जाएगी नॉर्मल, आगे बात समझ में, तो हमेशा क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्ट, इसके वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इज, पहली बात समझ आई। सर यही केस थोड़ी होता नॉर्मल रिएक्शन का, ये भी तो होता है, तो होता है, बात नहीं, अगेन नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डिस्प्लेसमेंट या तो इधर या इधर,
अगर बॉडी ऊपर उठी तो नॉर्मल रिएक्शन। तो हमेशा वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन 99% क्या, 1% कहाँ होगा, ये कभी क्वेश्चन आया तो बताओ। ठीक है, डन। वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, टेंशन का वर्क डन निकालें? हाँ निकाल सकते। क्या बेटा, उसी में करवा रहा हूँ मैं ये। नॉर्मल रिएक्शन दोनों बॉडीज पे। वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। चलो टेंशन भी फटाफट खत्म हो जाएगा, लिखवा ही देता हूँ। देखता हूँ एक सेकंड क्वेश्चन भर भर के। चलो आगे के टॉपिक्स के वैसे नाम बता देता हूँ। वर्क डन ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू टेंशन, वर्क डन ड्यू टू स्लो फोर्स। ठीक है, गेट आउट, बाहर जा। ठीक है, चलो तो आज मैं टॉपिक यहीं पे एंड कर रहा हूँ। हाँ, कॉन्टेक्ट सरफेस खत्म, ऑटोमेटिक खत्म, कॉन्टेक्ट सरफेस खत्म, नॉर्मल रिएक्शन खत्म। ठीक है, क्योंकि बेटा